कलकत्ता जाने का मेरा पहला ही मौका था। मैं संध्या समय वहाँ पहुँचा और हरिसन रोड पर एक होटल में ठहर गया। होटल में जो कमरा मेरे लिए ठीक किया गया उसमें सब सामान ठिकाने लगा। थोड़ी देर मैं सुस्ताया, फिर स्नान कर, चाय पीकर, कपड़े बदलकर एक नज़र शहर को देखने बाहर निकला। बरसात के दिन थे। अभी कुछ देर पहले पानी पड़ चुका था। ठंडी हवा के झोंके मन को हरा कर रहे थे। चलने को तैयार होकर मैं कुछ क्षण तक तो होटल के बरामदे में खड़ा होकर बाजार की भीड़ भाड़ चहल पहल को देखने लगा। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, प्रशस्त सड़कें, उन पर पागल की भांति धुन बांधकर आते जाते मनुष्यों की भीड़, मोटर, ट्राम गाड़ी, यह सब देखकर तो मेरा दिल घबराने लगा। मैं खड़ा होकर सोचने लगा कि आखिर यहाँ मन में कैसे शांति उत्पन्न हो सकती है। अंधेरा हो गया था, परंतु बाजार बिजली से जगमगा रहा था। कहना चाहिए कि बाजार की शोभा दिन की अपेक्षा रात को ही अधिक प्रतीत होती है। जो दुकानें अभी दिन के प्रकाश में सुस्त और अंधकारपूर्ण थी, इस समय वे जगमगा रही थी। ग्राहकों की भीड़ भाड़ के क्या कहने थे। किसी को पलक मारने की फुर्सत भी न थी। कुछ देर बाजार की यह बाहर देखकर मैं नीचे उतरा। होटल के नीचे ही एक पान वाले की बड़ी शानदार दुकान थी। दुकान छोटी थी पर बिजली के 3 प्रकाश से जगमगा रही थी। सोडे की बोतलें, सिगरेट, पान सजे धजे थे। सोने की वर्क लगी गिलोरियाँ चांदी की तस्तरी में रखी थी। मैं दुकान पर जा खड़ा हुआ। एक चवन्नी थाल में फेंककर 2 बीड़ा पान लगाने को कहा। दुकानदार पान बनाने लगा और मैं सामने लगे कदे आदम आईने में अपने को देखने लगा। पान और रेजगारी उसने मेरे हाथ में दिए। मैंने पान खाए और एक दृष्टि हथेली पर धरे हुए पैसों पर डालकर उन्हें जेब में डालने का उपक्रम करता हुआ ज्यों ही दुकान से घूमा कि एक गौरवर्ण सुंदर कोमल हाथ मेरे आगे बढ़कर फैल गया। मैं चलते चलते ठिठक कर ठहर गया। मैंने पहले उस हाथ को, फिर उस सुंदरी नवोढ़ा को ऊपर से नीचे तक देखा। वह सिर से पैर तक एक सफ़ेद चादर लपेटे हुए थी। चादर कुछ मैली ज़रूर थी, परंतु भिखारियों जैसी नहीं। उसने अपना मुख भी चादर से छिपा रखा था। सिर्फ 2 बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। आंखें खूब चमकीली और काली थी। उनके ऊपर खूब पतली कोमल भवें और उनके ऊपर चांदी के समान उज्जवल साफ चिकना ललाट। चिकने और घुंघराले बालों की एक हाथ लट उस पर खेल रही थी। यद्यपि एक प्रकार के भद्दे ढंग से अपने शरीर को उस साधारण चादर से लपेट रखा था, परंतु उसमें से उसकी सुडौल देह और उत्फुल्ल यौवन फूटा पड़ता था। उसके मुख के शेष भाग को देखने का उपाय न था, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उसे देखने की प्यास आंखों में पैदा हो जाती थी। मैंने क्षण भर में ही उसे देख लिया। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। वह एक हाथ से अपनी चादर को शरीर से ठीक ठाक लपेटे, दूसरा हाथ मेरे आगे पसार कर खड़ी रही। उसकी दृष्टि से भीख की याचना थी और एक गहरी करुणा भी। वह मानो कोई भेद छिपाए फिर रही थी। मैं एकाएक पागल सा हो गया, कुछ कह न सका। मैंने हाथ के कुल पैसे उसे दे दिए। पैसे पाकर उसने उन्हें बिना ही देखे मुट्ठी में भर लिया। फिर उसने एक विचित्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। वह धीरे धीरे वहीं से खिसक कर सड़क के दूसरे छोर पर एक खंबे के सहारे खड़ी हो गई और मेरी ओर देखने लगी। मुझे मालूम हुआ कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरे मन में कुछ विचित्र गुदगुदी सी पैदा होने लगी। बड़े नगर के विचित्र जीवन का मुझे कुछ ज्ञान न था। मैं देहात के शांत वातावरण में रहने वाला आदमी, परंतु वह स्त्री वहाँ खड़ी मेरी तरफ देखती ही रही। जहाँ वहाँ खड़ी थी वहाँ काफ़ी अंधेरा था। कुछ देर खड़ा मैं उसे देखता रहा। मुझे उसके निकट जाना चाहिए या नहीं, मैं यही सोचने लगा। अंत में मैं साहस करके उसके पास गया। मुझे निकट आया देख उसने अपने मुख से चादर का आवरण हटा लिया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, जैसे अजगर अपनी प्रथम दृष्टि से अपने शिकार को स्तंभित कर देता है,
उसी प्रकार से स्तंभित सा मैं हो गया था। उस अंधकार में भी उसके मुख चंद्र की आभा फूटकर निकली पड़ती थी। उसने मृदु कोमल स्वर में कहा, आप डरते तो नहीं? प्रश्न सुनकर मैं अकुचा गया। मैंने कहा, नहीं, कहो क्या बात है? मेरे साथ आइए, मैं इसी ट्राम पर सवार होती हूँ, आप भी इसी पर चढ़ जाइए। मुझसे दूर बैठिए, मैं जहाँ उतरूँ आप भी उतर जाइए। वह बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए सामने जाती हुई ट्राम पर चढ़ गई और मैं विकारग्रस्त रोगी की भांति बिना कुछ सोचे समझे कूदकर ट्राम पर चढ़ गया। बाजारों, चौराहों और पार्कों को पार करती हुई ट्राम चली जा रही थी और वह रहस्यमय स्त्री एक खिड़की के बाहर मुंह निकाले बैठी थी। उसके अंग का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता था। मेरा दिल घबराने लगा। कई बार मैंने ट्राम से उतरने की इच्छा की, पर जैसे शरीर कीलों से जड़ दिया गया हो, मैं उठ ही नहीं सकता था। अब उजाड़ सा मोहल्ला आ रहा था, शायद कोई मैदान था। बाजार पीछे छूट गए थे। दूर दूर बिजली की बत्तियां टिमटिमा रही थी। ट्राम कड़कती जा रही थी। रात अंधेरी थी और बिजली के खंभों के चारों ओर अंधकार कुछ अद्भुत सा लग रहा था। सड़कें सुनसान थी। बहुत कम आदमी सड़कों पर आते जाते दिखाई पड़ते थे। अब मैं ऊब उठा। मेरे मन में कुछ संदेह उठ रहे थे। बड़े शहरों में बहुत सी ठगी होती है, यह सुना था। इससे मन बहुत चंचल हो रहा था। ये ही ट्राम ठहरी, मैं उस पर से कूद पड़ा। साथ ही वह स्त्री भी उतर पड़ी। मैं एक और चलने को उद्यत हुआ ही था कि उसने बारीक और कोमल स्वर में कहा, उधर नहीं, इधर आइए। मैंने रुककर देखा। उसने पास आकर वही जादू भरी आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा, तुमने कहा था ना कि मैं डरता नहीं? हाँ, मैं डरता नहीं। तब आगे पीछे क्या सोच रहे हो? भागने की जुगाड़ में हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। क्या यहाँ खड़े खड़े आप मेरा मतलब जानना चाहते हैं? अनजाने लोगों के साथ मैं कहीं जाना नहीं चाहता। तब यहाँ तक क्यों आए? तुम कौन हो? एक दुखिया स्त्री। कहाँ रहती हो? निकट ही। वह क्या मेरा मकान दिखाई दे रहा है? उसने सामने एक साधारण घर की ओर संकेत करते हुए कहा। वहाँ और कौन है? मेरा पति। वह कोई काम क्यों नहीं करता? तुम्हें भीख मांगकर उसे खिलाना पड़ता है? आप तो सब बातें यही ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैं घर नहीं जाना चाहता। तुम्हें यदि कोई सहायता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आप चले जाइए, मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। उसने हंसकर कहा और फिर ऐठ कर चली गई। वह अद्भुत अज्ञान सुंदरी बाला मुझे अपरिचित से सुनसान रात्रि में ऐसी नोकझोंक से बातें करके चल दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी रस्सी से बांधकर मुझे खींचे लिए जा रही है। मैंने कहा, ठहरो, नाराज़ क्यों होती हो? वह खड़ी हो गई। मैंने पास जाकर कहा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? उसने क्षण भर उन चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखा, मुख पर से चादर का आवरण हटाया। उस अंधकार में भी उस मोहक लावण्य को देखकर मैं विचलित हो गया। उसने कहा, एक औरत से डरते हो? डरता नहीं। तब चले आइए ना। वह बिना मेरे मत को जाने ही चल दी। मैं मंत्रमुग्ध की भांति उसके पीछे चल दिया। सड़क की गलियों में और गली से एक बहुत ही सकरी गली में वह घुसती ही चली गई। अंत में एक मकान के द्वार पर जाकर उसने कुछ संकेत किया। एक बूढ़े आदमी ने आकर द्वार खोल दिया। वह मेरी तरफ भीतर आने का संकेत कर आगे बढ़ गई। मैं भी धड़कते हृदय से भीतर घुसकर उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरे भीतर आने पर बूढ़ा द्वार अच्छी तरह बंद करके हमारे पीछे पीछे आने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने बूढ़े से कहा, बाबू को तुम ऊपर ले जाकर बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गई। मैं वही खड़ा उस बूढ़े का मुंह देखने लगा। उस स्थान पर बहुत अंधकार न था,
फिर भी बूढ़े का चेहरा साफ साफ दिखलाई नहीं पड़ता था। उसने अदब से झुककर कहा, चलिए। वह आगे आगे चल दिया। मैं उसके पीछे चढ़ता ही गया। चौथी मंजिल पर एक खुली छत थी। उस पर एक अच्छा खासा कमरा था। कमरा बंद था। बूढ़े ने अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे खोला। स्विच दबाकर ज्वलंत रोशनी करके मुझे भीतर आने का इशारा किया। भीतर कदम रखते ही मैं दंग रह गया। वह कमरा ऐसे अमीरी ठाठ से सजा हुआ था कि क्या कहूँ। दीवारों पर खूब बढ़िया तस्वीरें लगी थी। एक और पीतल के काम की कीमती छपरखट पड़ा था। फर्श पर आधे में ईरानी कालीन बिछा था और शेष आधे में बलिष्ठ भर मोटा गद्दा, जिस पर स्वच्छ चांदनी बिछी थी। 10-12 छोटे बड़े तकिए उसमें सजे थे। फर्नीचर बहुत नफाजत से सजाया गया था और कई वाद्य यंत्र ग्रामोफोन कैबिनेट में वहाँ रखे थे। यह सब कुछ देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। एक भिक्षुक स्त्री के यह ठाठ, उसका मुझे फंसाकर लाने में क्या अभिप्राय हो सकता है। वह भिक्षुकी तो नहीं है, निसंदेह कोई मायाविनी है। उसके सौंदर्य को तो मैं प्रथम ही भाप चुका हूँ। अब उसके धन वैभव का भी यह रंग ढंग दिखलाई पड़ रहा है। मैं महामूर्ख की भांति हक्का बक्का होकर कमरे की प्रत्येक चीज को देख रहा था। बीच बीच में घबरा भी उठता था कि कहीं कोई आफत न सिर पर आ टूटे। वही बूढ़ा एक बड़ी ट्रे में बहुत से नाश्ते का सामान ले आया। उसमें अनेक बंगाली अंग्रेजी मिठाइयाँ, नमकीन, चाय, फल, मेवे और न जाने क्या क्या चीज़ें थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। राजाओं को भी ऐसा नाश्ता शायद ही नसीब होता हो। बूढ़े ने नाश्ता सामने रखकर कहा, मालकिन अभी तशरीफ़ ला रही है, तब तक आप थोड़ा जल खा लीजिए। मेरा मन क्या जल खाने में था। मैंने अकुचाकर कहा, तुम्हारी मालकिन कौन है, कहाँ है? जो मुझे लाई थी क्या वही है? बूढ़े ने विनीत स्वर में कहा, सरकार, यह सब कुछ आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वह चला गया। मैं उठकर टहलने लगा। जलपान मैंने नहीं किया। अगर इसमें जहर मिला हो तब, अगर कोई धोखे की बात हो तो। मैं उस आफत से भागने की जुगत लगाने लगा, परंतु रह रह कर मेरे पैर जकड़े जाते थे। मैं अभी सोच ही रहा था कि एक परम सुंदरी युवती ने कमरे में कदम रखा। वह बहुमूल्य साड़ी पहने थी, जिसके जिस्म पर सोफियाने और नाजुक रत्न जड़ित गहने थे। वह मुस्कुराती हुई आई और मेरे पास मनसत पर बैठ गई। उसके रूप की दोपहरी मुझसे सही न गई। मेरी आंखें चौंधियाने लगी। वह रूप, वह यौवन, वह ऐश्वर्य और मादकता, उफ, मेरे तो होश उड़ गए। उसने वीणा विनिदित स्वर में कहा, आपको बहुत देर इंतज़ार तो न करना पड़ा? आप शायद नाराज हो गए, क्यों? वह हंस दी, पर मैं हंस न सका। मेरे मन में उसे देख वासना तो उद्दीप्त हो गई थी, पर मैं बुरी तरह घबरा रहा था। इस मायाजाल के भीतर क्या है, मैं जानने को छटपटा रहा था। वह और मेरे निकट खिसक आई। उसने उसी भांति हंसकर कहा, आपने नाश्ता भी नहीं किया और अब बोलते भी नहीं, इसका मतलब? उसने एक तीखे कटाक्ष का वार किया। मैंने देखा और समझा वही है, परंतु इसका क्या कारण हो सकता है कि यह अद्भुत स्त्री इस प्रकार भिखारिन बनकर लोगों को फांस कर ले आती है? मैंने उससे पूछा, तब वहाँ आप ही थी? कहाँ? बाजार में, और मेरे साथ भी? अच्छा, वहाँ मैं क्यों होने लगी? और वह हंस दी। उसकी हंसी बढ़ रही थी और वह अधिक से अधिक मेरे निकट आ रही थी। उसने निकट आकर स्निग्ध स्वर में कहा, आप शायद मेरी दासी की बात कर रहे हैं। यदि वह आपकी दासी थी तो क्या आप कृपा कर यह भेद खोल सकेंगी कि किस कारण आप इस प्रकार जाल में फांस कर लोगों को घर बुलाती हैं? मेरी बात सुनकर वह एकदम उदास हो गई। उसने आंखों में आंसू भर कर कहा, आपको यदि कुछ ज़्यादा कष्ट हुआ हो तो आप जा सकते हैं। मैंने तो आपको एक धर्मात्मा आदमी समझकर इस आशा से कष्ट दिया था कि एक दुखिया अबला का कष्ट आप दूर करेंगे, परंतु मर्द
जैसे सब हैं वैसे ही आप भी हैं। वह सिसकियाँ लेने लगी। मैं बहुत लज्जित हुआ। वास्तव में मैंने रूखी बात कह दी थी। मैंने कहा, आपको इतना क्या दुख है, मुझसे कहिए, मैं तो अपनी शक्ति भर उसे दूर करने का उपाय करूं। उसने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को मेरी ओर उठाकर कहा, इस पर मुझे विश्वास कैसे हो। उस दृष्टि से मैं विचलित हो गया। मैंने कहा, यद्यपि मेरी आदत नहीं, फिर भी मैं कसम खाने को तैयार हूँ। उसके होठों पर मधुर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया। इतने में ही वही बूढ़ा आदमी एक ट्रे में शराब की एक बोतल, गिलास और कुछ नमकीन ले आया। शराब से यद्यपि मुझे परहेज न था, परंतु उस समय मैंने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसने बड़े तपाक से कहा, बस, तो इसी पर आप कसम खा रहे थे। आपने अगर पहले कभी न पी है तो मैं जिद नहीं करती, परंतु यदि पीते हैं तो शौक कीजिए ना। गरीबों की आखिर कुछ चीज़ तो मंजूर फरमाइए। उसने इस अंदाज में यह बात कही और बोतल से शराब उड़ेलकर मेरे मुंह में लगा दी कि मैं कुछ कह न सका। गले में शराब से सिकन पाकर मैंने मन में उत्तेजना का अनुभव किया। मैं अपनी परिस्थिति को भूल गया और धीरे धीरे मैं खो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने को होटल के कमरे में पलंग पर पड़ा पाया। धीरे धीरे मैंने आँख खोली। प्रातःकाल की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मेरा सिर चकरा रहा था और शरीर में बड़ा दर्द था। कई मिनट तक मैं बिना हिले डुले पड़ा रहा, जैसे शरीर से शक्ति निकल गई हो। धीरे धीरे मुझे रात की सब घटना स्मरण हो आई। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। पहले मुझे यह नहीं मालूम हुआ कि मैं होटल में हूँ। पीछे मैंने अपने कमरे को पहचाना। सब बातें स्वप्न के समान आंखों में घूमने लगी। सिर अब भी दर्द से फटा पड़ता था। मैं उठकर बैठ गया और दोनों हाथों से सिर को दबाकर बैठा रहा। मैं यहाँ कैसे आ गया? रात क्या मैं वहाँ नहीं गया था? नहीं नहीं, सचमुच गया था। मैंने देखा, मेरे शरीर पर वही कपड़े थे जो मैंने शाम को घूमने जाने के समय पहने थे। एकाएक मैंने देखा कि मेरे हाथ की हीरे की अंगूठी गायब है। घड़ी और चैन भी नदारद है। जेब का मनी बैग भी नहीं है। यह देखकर तो मैं बिल्कुल बौखला उठा। मैंने घंटी बजाई। नौकर ने आकर बताया कि आप बहुत रात गए आए थे। आपने ज़्यादा शराब पी ली थी, इससे बदहवास हो गए थे। आपके जिन मित्र के यहाँ आपकी दावत थी, उनके 2 नौकर आपको यहाँ गाड़ी पर पहुँचा गए थे। मैंने जल्दी जल्दी कोट बदन पर डाला और धड़धड़ाता हुआ पुलिस ऑफिस में पहुँचा। सब घटना की मैंने रिपोर्ट लिखाई। मेरा वर्णन सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगे। वे तुरंत ही 2 कांस्टेबल को लेकर मेरे साथ चल दिए। मैं अनायास ही ठिकाने पर जा पहुँचा। जिस घर में जाकर मैं बेवकूफ़ बना था, इस समय उसके दरवाजे पर ताला पड़ा था और उस पर टू लेट का साइन बोर्ड लगा था। पूछने पर पड़ोस के एक संभ्रांत बंगाली महाशय ने आकर कहा कि यह मकान उन्हीं का है और किराए को खाली है तथा कई महीने से इसमें कोई नहीं रहता है। जब मैंने उनसे रात की घटना का जिक्र किया तो वह हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बाबू का दिमाग फिर गया है, आप किसी दूसरे मकान में आए होंगे। वे हाथ का नारियल पीते हुए भीतर चले गए और हम लोग कोई सुराग न पाकर चले आए। लगभग 2500 के नोट और जवाहरात के अलावा मेरे बहुत कीमती कागजात भी गायब हो गए थे। वे सब उसी दिन मुझे अदालत में पेश करने थे। उसी काम से मैं कलकत्ता गया था। मुझे कोर्ट में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कुछ ज़रूरी कागजात प्रतिपक्षी वकील की फाइल में हैं और उनसे मेरे विरुद्ध सबूत जुटाया जा रहा है। कहना न होगा कि वह 40,000 का मुकदमा मैं उन कागजों को गवाकर उसी तारीख को हार बैठा। उसी दिन मैंने कलकत्ता त्याग दिया। घर आकर बहुत कोशिश उस भेद को खोलने की पर शौक कुछ पता न चला। इस प्रकार कलकत्ते की वह एक रात मेरे जीवन में एक काल रात्र बन गई।